8 जी। ऑथर्स के केस में हमने पढ़ा था कि ऑथर को जिस साल रॉयल्टी मिली उस साल और उससे पिछले 2 साल इस अमाउंट को आप इनकम में डालेंगे। और जो दूसरा था वो था इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड में हमने पढ़ा था कि अगर उसको इनहेरिटेंस में मिला है तो फिर वो खुद ही टैक्स देगा, और अगर इनहेरिटेंस में नहीं मिला तो ऐसी सूरत के अंदर मदर या फादर जिसकी हाईएस्ट इनकम होगी उसकी इनकम में डाला जाएगा। अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई वाली या माइनर चाइल्ड वाली? माइनर चाइल्ड वो होता है जो साल के आखिरी दिन 18 साल से कम का हो। बस सिंपल ये बात है, और तो कोई नहीं। तो जहन में सवाल है तो पूछ लो। जो साल के आखिरी दिन 18 साल से कम का हो, यानी अगर 29 जून को वो 18 साल से ऊपर का हो गया तो उसको माइनर चाइल्ड नहीं कहा जाएगा। 28 जून को, 29 जून को, किसी भी दिन। अच्छा, अभी ज़रा 1-2 मिनट क्लास पूरी हो लेने दें। आप पहले पेज 41 पे आ जाएं और मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन हम पढ़ लें। इसमें कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। फिलहाल इसकी डेफिनेशन देखें, फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू वही होती है मार्केट में जो एसेट की कीमत है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी रेंट, रेंट की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। किसी एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। और सर्विस की भी फेयर वैल्यू होती है। एक कॉलेज इतने में पढ़ा रहा है, दूसरा कॉलेज इतने में पढ़ा रहा है, सर्विस की भी फेयर वैल्यू होती है। रेंट की भी फेयर वैल्यू होती है, एक जगह रूम इतने के किराए में है, दूसरी जगह रूम इतना किराए पे है। बेनिफिट की भी फेयर वैल्यू होती है, कोई भी बेनिफिट हो। और परक्विजिट बेनिफिट का दूसरा नाम है, ये हम सैलरी के चैप्टर से डिटेल से पढ़ेंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी भी वक्त, शेल बी द, ये तो मसला है, मसले का हल सुने। शेल बी द प्राइस विच विल ऑर्डिनरीली बी रिसीव्ड ऑन सेल और सप्लाई इन ओपन मार्केट। तो बाजार में आप लेके चले जाएं किसी भी चीज़ को, तो जो वैल्यू लगेगी डेट विल बी कॉल्ड एज ओपन मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू। दोबारा देख लें। द फेयर वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रेंट, सर्विस, बेनिफिट और परक्विजिट एट अ पर्टिकुलर टाइम कैसे निकलेगी? शेल बी द प्राइस विच विल ऑर्डिनरीली बी रिसीव्ड ऑन सेल और सप्लाई इन ओपन मार्केट। फेच से मुराद रिसीव। अच्छा जी, अब एक मसला आएगा, और उसका हम हल देखेंगे। ये दो प्लॉट्स हैं, प्लॉट नंबर 73 और प्लॉट नंबर 74। अगर आप जो है वो डीलर की शॉप पे जाएं, प्रॉपर्टी डीलर की शॉप पे जाएं, तो डीलर के शॉप के ऊपर ये वाला जो प्लॉट है 73, ये 25 लाख का है। और डीलर की दुकान पे गए जो प्लॉट नंबर 74 है, इसमें कोई इशू है। इशू का क्या मतलब है? इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इस प्लॉट में कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इस प्लॉट में कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये प्लॉट जो है वो कितने लाख का है? 22 लाख का है। अब एक मसला राइज होगा कि भाईजान टैक्स लॉ की नज़र में ये प्लॉट जो है वो कितने का समझा जाएगा? डीलर की दुकान के ऊपर बता दें जी ये प्लॉट जो है वो कितने का है? 25 लाख का। लेकिन इस प्लॉट पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि हुकूमत ने कहा जी हो सकता है हमने यहाँ पे सड़क बनानी हो, तो इसलिए लोग इस प्लॉट को ख़रीदने से डर रहे हैं, तो इसलिए इस प्लॉट की कीमत 25 लाख की बजाय सिर्फ कितनी है? 22 लाख। अब टैक्स लॉ वाले कहते हैं कि मोहतरम ये तो आप डीलर की दुकान की बात कर रहे हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है। हमारी नज़र में, कहते हैं सुन लो, हमारी नज़र में यानी टैक्स लॉ की नज़र में, किसकी नज़र में? टैक्स लॉ की नज़र में इसकी वैल्यू भी 25 लाख ही समझी जाएगी और इसकी वैल्यू भी 25 लाख समझी जाएगी। फॉर टैक्स लॉ इट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू। तो टैक्स वाले रिस्ट्रिक्शन कंसिडर करके फेयर वैल्यू लगाएंगे या रिस्ट्रिक्शन इग्नोर करके? नोट कर लें। तो टैक्स वाले रिस्ट्रिक्शन इग्नोर करके फेयर वैल्यू लगाएंगे।
आप वो जाके देखो एक दफ़ा तसल्ली से, छोड़ो पहली वाली फाइल ना देखो, उसमें तो मैंने कर लिया ना काम, पहली वाली ना देखो, अगली। ओके, तो फेयर वैल्यू निकाली जाएगी, ये भूल जाएंगे कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, बिना रिस्ट्रिक्शन के फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। नेक्स्ट, और अब्दुल्ला वो उमर से पूछ लें लेक्चर वाला इशू कब तक रिजॉल्व होगा। ठीक है जी, चलें आगे, बैठे बैठे चलें। द फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डिटरमिन्ड, फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। और ये छुट्टी करते हैं ना, यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, ये कोई 7, 8, 9 पहले लेक्चर होने, उसके बाद कोई नहीं होने, तो ये छुट्टी ना किया करें इस चक्कर में। द फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डिटरमिन्ड, फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर इग्नोर ना करते, कंसिडर करते, तो वैल्यू 22 लाख होती, लेकिन इस वक्त वैल्यू कितनी होगी, 25 लाख। नेक्स्ट, अच्छा जी, होंडा एटलस कार्स के पास एक मशीन है, उस मशीन की फेयर वैल्यू बाजार में लग सकती है जाके इजीली। वो ना तो सुजुकी के किसी काम की है, ना टोयोटा के किसी काम की है, ना किया के किसी काम की है, और ना मेरे आपके किसी काम की है, क्योंकि हमें पूरा सेटअप चाहिए गाड़ियां बनाने के लिए। तो कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो स्पेशलाइज्ड एसेट होते हैं, वो किसी के काम के नहीं होते, जो इस्तेमाल कर रहा हो सिर्फ उसी के काम का होता है और किसी के काम का नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा माजूर है, बाहर के मुल्क से अपनी माजूरी बता के कोई स्पेशल किस्म की व्हील चेयर बना ले, अब वो और शायद किसी के काम की ना हो। तो कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी फेयर वैल्यू मालूम करना मुश्किल होता है। तो ऐसे एसेट्स की फेयर वैल्यू कैसे मालूम की जाएगी, तो उसमें हमारा लॉ मेकर कहते हैं भाईजान आप चाहे इसकी फेयर वैल्यू कैश में नहीं निकाल सकते, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, आप कोई ना कोई तरीका सोचो और कैश में इसकी फेयर वैल्यू लगवाओ, वो तरीका जो मर्जी हो, कहते हैं मुझे इससे कंसर्न नहीं है। तो लॉ मेकर कहते हैं कि अगर किसी चीज की फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती, जैसे कि मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी, तो कहते हैं मैं आपके ये बहाने नहीं सुनूंगा, किसी ना किसी तरीके से आप उसकी वैल्यू निकालो। अब प्रैक्टिकली ये बात बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन पेपर में तो आपको वैल्यू दे देगा, तो इसलिए पेपर के एतबार से आपको कोई बात मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिकली शायद ये बात बड़ी मुश्किल हो, जिस चीज़ की फेयर वैल्यू लग ही नहीं रही तो उसकी फेयर वैल्यू कैसे लगवाएं। बहरहाल उसके कई तरीके होते हैं, कई दफ़ा लोग ऐसे कर लेते हैं कि इस चीज़ से फ्यूचर में फ़ायदा कितना आना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, और वो तरीके हमें उनसे कंसर्न नहीं है। मसला क्या है जी, द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड, उसका हल इग्नोरिंग द फैक्ट, इस फैक्ट को भूल जाओ, कंसिडरिंग द फैक्ट या इग्नोरिंग द फैक्ट, इग्नोर कर दो इस बात को कि इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू कैश, भूल जाओ इस बात को, ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, किसी ना किसी तरह जबरदस्ती किस में कन्वर्ट करो, कैश में। अब ये बात असल में लोग बाद में पूछते हैं आके, तो इसलिए इसकी उर्दू मैं लिखवा रहा हूँ ताकि बाद में आप लोग पूछे ना। तो जो बातें लोग ज़्यादा बाद में आके क्लास के पूछते हैं उनकी उर्दू में साथ साथ लिखवाया रहा हूँ, तो वो आपने साथ साथ लिखते जाया करना है। तो अगर किसी चीज़ की कैश में वैल्यू नहीं लग सकती तो हम ज़बरदस्ती उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो छोड़ें, अगर किसी चीज़ की कैश में वैल्यू नहीं लग सकती तो हम ज़बरदस्ती उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट है बड़ा आसान सा। अब मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात करने लगा हूं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, उनकी बात होने लगी है। अगर तो कोई ऐसी मार्केट, अगर तो कोई ऐसी मार्केट मौजूद है, अगर कोई ऐसी मार्केट मौजूद है जहां प्लॉट्स वगैरह के डीलर बैठे हुए हैं,
तो ऐसी सूरत में मार्केट में चले जाएं और डीलर से उसकी प्राइस पूछ लें। लेकिन अगर कोई ऐसी मार्केट है जहां पे डीलर नहीं बैठे हुए, जहां पे कौन नहीं बैठे हुए, डीलर नहीं बैठे हुए, कोई ऐसी जगह है जहां पे आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं लेकिन डीलर ज्यादा नहीं बैठे हुए, बस लोग ही एक दूसरे को अपने घर बेच देते हैं, तो दूर के इलाकों में ऐसा होता है, फिर ऐसी सूरत के अंदर उसकी फेयर वैल्यू मार्केट में तो पता चल नहीं रही, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी फेयर वैल्यू कौन बताएगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन अगर कोई बहुत ही दूर का और रिमोट इलाका है जहां पे जो है वो कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, यानी ऐसी मार्केट में आपने जाके चीज खरीदनी है जहां मार्केट सिरे से है ही नहीं, डीलर भी नहीं वहां बैठे हुए और वहां बोर्ड हैज ऑल्सो नॉट डिटरमिन्ड द फेयर वैल्यू, डीलर भी नहीं बैठे हुए और बोर्ड भी फेयर वैल्यू नहीं बताई हुई क्योंकि बहुत ही रिमोट इलाका है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप मजबूरी में स्टैंप ड्यूटी जहां पे करते हैं उस दफ्तर में चले जाएं। जाहिर बात है ऐसी जगह पे भी जाके आप खरीदेंगे जमीन तो अपने नाम तो लगवाएंगे, जिस जगह जाके नाम लगवाएंगे आपको पता है वहां पे कुछ टैक्स जमा करवाना होता है, जब जमीन अपने नाम लगवाते हैं जो टैक्स जमा कराते हैं उसे कहते हैं स्टैंप ड्यूटी, तो जहां जाके जिस दफ्तर में आपने स्टैंप ड्यूटी पे करनी है उस दफ्तर में चले जाएं और उनको जाके कह दें मोहतरम आप हमारी चीज की फेयर वैल्यू बता दें। अभी मैं आपको पढ़ा देता हूं, मेरे ख्याल से उस पढ़ाने के बाद इसके नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली बात तो मोहतरम ये है जो मैंने आपको बताई, जैसे पॉइंट 1 में पढ़ दूं, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी द प्राइस, जो आमतौर पे बाजार में मिल जाएगी इसकी, ये तो वही हो गया ना, डीलर भी मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। अब मैं अगला सिनेरियो पढ़ाने लगा हूं, जेट इज पॉइंट 3। पॉइंट 3 में सिनेरियो आ रहा है जो हमने येलो से पढ़ा है, वो क्या है, वेयर प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसर्टेनेबल, यानी डीलर वगैरह मौजूद नहीं है, वेयर प्राइस इज नॉट आमतौर पे एसर्टेनेबल, लिख सकते हैं आप नो डीलर्स, डीलर्स मौजूद नहीं है, वेयर प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसर्टेनेबल, जहां प्राइस आमतौर पर पता नहीं चल रही, वेयर प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसर्टेनेबल। तो फिर बता दें क्या हल हमने पेश किया, बोर्ड, फिर बोर्ड वैल्यू बता देगा। ये मसला है, हल सुने, द बोर्ड में डिटरमिन द फेयर वैल्यू, येलो में मसला है और स्काई ब्लू में उसका हल है, बाकी दाएं बाएं वाली बातें तमहीद बांधने के लिए उसने लिखी हुई हैं, जो मेन बात है पहले वो पढ़ लें। वेयर प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसर्टेनेबल, जहां प्राइस पता ना चल रही हो, द बोर्ड में डिटरमिन द फेयर वैल्यू। बोर्ड कैसे बताएगा फेयर वैल्यू, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, साल में एक गजट छपता है हुकूमत का, एक सफ़ा डॉक्यूमेंट सा होता है, उसमें लिख के बता देगा किसकी प्राइस, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब ऐसी चीज की फेयर वैल्यू जहां पे ना डीलर मौजूद है और ना और कोई बंदा मौजूद है, ना बोर्ड ने कोई वैल्यू बताई है, तो फिर बहालत मजबूरी क्या करें, वेयर द फेयर वैल्यू ऑफ any immovable property of an area has not been determined by board, ना डीलर मौजूद है, ऊपर लिख सकते हैं नॉट नो डीलर ऑल्सो, डीलर भी नहीं है, बोर्ड भी प्राइस नहीं बता रहा, फिर किस दीवार में जाकर टक्कर मारे, किताब अपनी अपनी ले ली हुई है ना सबने, माशाल्लाह, अल्लाह आपके भाग लगाए। अच्छा, द फेयर वैल्यू ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी assumed to be the value fixed by district officer or provincial authority or any other authority authorized, जिसको इजाजत मिली हुई है इस मद में कि वो स्टैंप ड्यूटीज मांगती है आपसे जिस वक्त आप जमीन अपने नाम करवाने जाते हैं। तो पहले मसला सुन लें और फिर मसले का हल सुन लें, फिर उसके बाद आपने कुछ नोट करना हो तो कर लें। ये देखें, जहां प्राइस आमतौर पे पता नहीं चल रही उसका हल, द बोर्ड में डिटरमिन द फेयर वैल्यू। अगला मसला, वेयर द फेयर वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन डिक्लेयर बाय बोर्ड, जब बोर्ड ने भी हाथ खड़े कर दिए, उस मसले का हल, तो द फेयर वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू फिक्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और प्रोविंशियल और एनी अदर अथॉरिटी। ये जो प्रोविंशियल का लफ्ज है ये भी अथॉरिटी के साथ मिल रहा है और एनी अदर का लफ्ज भी अथॉरिटी के साथ मिल रहा है। तो प्रोविंशियल सूबे की या कोई और अथॉरिटी जो उस इलाके में मौजूद है, भाईजान ये कौन सी अथॉरिटी है
कहते हैं इनको इजाज़त दी होती है हमने कि ये स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह लिया करें जब ज़मीनें ट्रांसफ़र होती हैं। अब आई थिंक के नीचे वाला शायद नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। जी हाँ, लैंड बिल्डिंग और प्रॉपर्टी में नहीं, तो मूवेबल। ओके चलिए, ये होप आप सारे आगे होंगे। ये तो जी नोट कर रही हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? स्टैम्प ड्यूटी वो पैसे होते हैं जो आप जमा करवाते हैं हुकूमत के ख़जाने में जिस वक्त आप ज़मीन अपने नाम लगवाते हैं। ओके निकालें जी पेज 40। क्या जी? पेज 40 अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। ऑनलाइन वाले बुक खरीद लें, अब चैप्टर से बुक अपलोड नहीं होगी। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन का क्या मतलब है? डिडक्शन होता है खर्चे, डिडक्शन होते हैं खर्चे, एक्सपेंडिचर भी जिसको हमने कहा था एक्सपेंडिचर। तो सवाल यह है कि जी खर्चों को पोर्शन आपने क्या कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे किया है? आपने जिंदगी के किसी मोड़ पर कभी खर्चों को पोर्शन किया है? कब? शायद हर 10 दिन बाद आप करते हैं, जल्दी बता दें। हॉस्टल के एक्सपेंसेस या खाना खाने का खर्चा, 2-3 लोग खाना खाने गए, तुम्हारी प्लेट में हड्डियाँ ज़्यादा, तुमने ज़्यादा खाया, तुम ज़्यादा बिल पे करो। या फिर 10,000 या 10,000 या 2,000 या 3,000 रुपये हैं, 3 दोस्त गए, हज़ार रुपया पोर्शन कर लो। तो इसे कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, खर्चों को तकसीम करना। ओके अच्छा यार, ये दूसरी वालों से बात हुई थी, पता नहीं आपसे भी रेलेवेंट हो या ना हो। ये 9:30 बजे तरावियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना, तो 12:30 बजे तक आप सो सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। 3 घंटे ये हो गए पढ़ाई के। फिर 12:30 से 4 तक आप 3.5 घंटे लूट में जा सकते हैं, सो सकते हैं। फिर उसके बाद 5 बजे से लेके 6:45 तक फिर ये 1.5 घंटा तकरीबन आप आराम से सो सकते हैं। तो 3.5 जमा 1.5 5 घंटे तो ये आपकी नींद के हो गए। फिर उसके बाद जो है वो 3:30 से 4:30 दोपहर को भी आप सो सकते हैं, तो 1 घंटा ये हो गया आपका। तो 6 घंटे सफिशेंट है नींद के लिए। ये 3 घंटे आपके पढ़ाई के हो गए रात को 9:30 से 12:30। उसके बाद 1 बजे आप क्लासों से फारिग हो जाते हैं, और जो नहीं होते उनकी क्लासें भी 7 बजे के फिर बाद ही शुरू होती हैं। तो 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप आराम से जो है वो पढ़ सकते हैं। 3:30 तो आपने सो जाना है ना, तो 1 बजे से 3:30 तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। 2.5 घंटे इधर से हो गए, 2 घंटे चलो कर लो, नमाज का टाइम निकाल दो, 2 घंटे ये हो गए। फिर 4:30 बजे से लेके 8 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, उसमें घंटा आप अफ्तारी के लिए और नमाज के लिए निकाल दें, तो ये 2.5 घंटे हो गए। तो 2.5 2 4 4.5 5.5 6.5 7.5। यार इतना ज़्यादा ना पढ़ा करें, 7.5 घंटे पढ़ 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 पढ़, नींदें भी पूरी हो रही हैं, पढ़ा भी जा रहे हैं, क्या करेंगे इतना पढ़ के? 7.5 घंटे आप पढ़ते रहते हैं, खीर है वैसे माशाल्लाह। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, फिर कहीं आप जैसे पैदा होते हैं। वेल डन। वैसे भाई जिसने पढ़ना है ना तो उसने पढ़ना है, और जिसने नहीं पढ़ना फिर उसके पास 1000 बहाने हैं, इतनी सादा सी बात है। अच्छा जी, तो बात चल रही थी अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस की और अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की। तो उसके लिए मोहतरम, मिसाल के तौर पर
पेप्सी वाले कहते हैं कि हमारी एक फैक्ट्री जो है वो कराची में है और एक फैक्ट्री, चलें बाटा वाले, एक हमारी फ़र्ज़ करें दुकान है जूतों की, एक दुकान कराची में है जूतों की, एक दुकान लाहौर में है। वैसे तो सारे ही शहरों में है, नज़र उठाएं तो बाटा नज़र आता है, नज़र नीचे करें तो होता ही बाटा है। अच्छा, तो एक दुकान जो है वो हमारी कराची में है, जो जिनको समझ नहीं आती उन्होंने समझाया ना करें, आप आगे चला करें। तो एक दुकान जो है फ़ायदा कोई नहीं है ऐसे बंदे पे टाइम ज़ाया करने का। एक दुकान कहते हैं हमारी कराची में है, एक दुकान हमारी लाहौर में है। अब मुझे बताएं, जो कराची के अंदर दुकान है बाटा वालों की, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने रखा हुआ है उसको जो तनख्वाह देंगे, क्या ये बाटा वालों को इसकी तनख्वाह पता होगी किस दुकान की मद में दे रहे हैं? यार हद होगी, बाटा वाले सिक्योरिटी गार्ड को रखे और सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दे, तो बाटा वालों को नहीं पता होगी कि सिक्योरिटी गार्ड को कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, ये क्या करके आए हैं शहरी में, खुदा का खौफ करें। ओके अच्छा, इसी तरह लाहौर के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो जरा दो रखे हुए हैं क्योंकि दरवाजा दोनों तरफ से निकलता है, तो दो सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, तो पता होगा इनको कितनी तनख्वाह दे रहे हैं। बाटा वालों को पता होगा, आपको मैं नहीं पूछ रहा, बाटा वालों को पता होगा। अच्छा जी, कराची वाली दुकान भी किराए के ऊपर है, लाहौर वाली दुकान भी किराए के ऊपर है, क्या दोनों दुकानों का किराया अलग अलग इनको पता होगा कि कराची की दुकान का कितना किराया और लाहौर की दुकान का कितना किराया है? इसी तरह जो है वो मैं ये कहता हूँ कि कराची की दुकान के ऊपर आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है और लाहौर की दुकान के ऊपर आपने एक अलग अकाउंटेंट रखा हुआ है, दोनों को मिला के चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, सॉरी, तो दोनों जगह अलग अलग अकाउंटेंट मौजूद हैं। तो क्या ऐसी सूरत के अंदर जो है वो इनको पता होगा किस अकाउंटेंट को किस शहर में कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? ओके, अब अगला सवाल मेरा ये है आपसे, ये क्या है? एड, टीवी पर एड चला, टीवी पर ऐड चला, आपने नजरों की हिफाजत की, टीवी पे क्या चला? ऐड चला। जब टेलीविजन के ऊपर जो है वो ऐड चला तो सवाल ये अराइज हुआ कि जो टीवी ऐड जो है कस्टमर्स ने देखा, तो टीवी तो लाहौर में भी था, टीवी तो कराची में भी था, तो दोनों शहरों वालों ने देखा। आप बताएं कि आप बता सकते हैं कितने कस्टमर इस दुकान पे ऐड की वजह से आए और कितने कस्टमर इस दुकान पे ऐड की वजह से आए? बाहर एक बंदा खड़ा करते हैं, भाईजान आप ऐड की वजह से आ रहे हैं या ऐड के अलावा वजह से आ रहे हैं? ये तो नहीं कर सकते हम। तो हम क्या पता चला सकते हैं कितने कस्टमर एडवर्टाइजमेंट की वजह से आए, कितने कस्टमर एडवर्टाइजमेंट के अलावा आए? तो ये पता नहीं चलाया जा सकता। तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पे टीवी एडवर्टाइजमेंट 5 मिलियन में हुई। अब ऐसी सूरत में हम अपोर्शनमेंट तो कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे कराची की दुकान की सेल 100 मिलियन है और लाहौर की दुकान की सेल जो है 160 मिलियन है, तो हम इसको पकड़ें 5 मिलियन को, 5 मिलियन का ख़र्चा करके कराची में भी हमने सेल की और 5 मिलियन का ख़र्चा करके हमने लाहौर के अंदर भी सेल की। तो क्या हम इस खर्चे को इन दोनों पर तोड़ सकते हैं? किसी तरीके से कैलकुलेटर पकड़ के अपोर्शन कर सकते हैं? तो करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जो खर्चा निकाल लें, वैसे वो जो हम कैलकुलेटर निकाल लें, जो खर्चा जिस जगह का था उस जगह से माइनस हो गया, लेकिन जो खर्चा पता नहीं चल रहा था उस खर्चे को दोनों जगहों पे तोड़ के क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। क्या मैं इस 100 में से 5 मिलियन माइनस कर दूं या इस 160 में से 5 मिलियन माइनस कर दूं? अगर मैं दोनों जगहों से 5 मिलियन माइनस करूंगा तो 5 मिलियन कहेगा भाईजान मैं एक ही पंचा हूं, तो मुझे दो जगह पंचू पंचू करके माइनस कर रहे हो, तो ये तुम गलत कर रहे हो, ये तो 10 मिलियन बन जाना है। तो बता दें ये 5 दोनों जगह माइनस होगा या दोनों जगह थोड़ा थोड़ा माइनस होगा? थोड़ा थोड़ा माइनस होगा। जहां शायद ज्यादा सेल हो वहां ज्यादा माइनस हो, जहां कम सेल हो वहां कम माइनस हो। तो बता दें क्या बिजनेस में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनमें पता नहीं चल रहा होता कौन सा खर्चा किसके लिए है? पता नहीं चल रहा होता ना कौन सा खर्चा किसके लिए है। क्लियर हो गई ये बात? समझ आ गई ये बात? मिसाल के तौर पे घर के अंदर जो है वो बादाम लाई जाए तो सबको पता होता है छोटे बच्चे के लिए लाए हैं, मिसाल दे रहा हूँ। घर के अंदर देसी घी लाया जाए तो पता चल जाता है शोहर अपने लिए ला रहा है, और घर के अंदर जो है वो केक लाया जाए तो अब पता नहीं चलता किसने कितना खाना है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें गेस करना पड़ता है और चीज़ों को क्या करना पड़ता है? अपोर्शन करना पड़ता है। तो वो शन नहीं क्या जो अकेले अकेले हो, आज हम शन इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हर गाय क्वेश्चन 1 पे आए। मिस्टर रियाज चौधरी या रेजिडेंट पर्सन हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कसम खाई हुई है रजिस्टर ना निकालने की, वो निकाल लें।
साथ वाले से कैलकुलेटर भी ले लें। मिस्टर रियाज चौधरी, रेजिडेंट पर्सन हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और भाईजान रियाज के नाम पे ना जाएं, लेवल है इसका, एक पाकिस्तान में दुकान है, एक कनाडा, बोलें कनाडा ट्राई करें। अच्छा, तो एक पाकिस्तान में दुकान है और एक कनाडा में। पाकिस्तान की दुकान की सेल कितनी है बे? 3 लाख। कनाडा की दुकान की सेल 7 लाख। पाकिस्तान की दुकान के अंदर जो रशीद और गामे को तनख्वाह दी वो कितनी है? 10,000। और बाहर के मुल्क के अंदर जो जॉन को तनख्वाह दी वो कितनी है? क्या पता चल रहा है कौन सी तनख्वाह किस दुकान के लिए है? बिल्कुल पता चल रहा है। जिसको यकीन नहीं आ रहा, ये पाकिस्तान की दुकान की तनख्वाह है चाचू, ये बाहर के मुल्क की दुकान की तनख्वाह है। तो क्या स्पेसिफिकली पता चल रहा है किस दुकान पे कितने मुलाजमीन को कितने कितने पैसे दे रहे हैं? लेकिन एक मसला आया, मसला फीसा गोरस, एक मसला आया। वो मसला ये आया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ टीवी चैनल सीन ऑन बोथ प्लेसेस इज 5,000। 5,000 ने कहा मैं इधर जा रहा हूँ, 5,000 ने कहा मैं इधर जा रहा हूँ। हमने कहा दोनों जगह नहीं जा सकता, तू है तो 5 ही, दोनों जगह तो नहीं जा सकता ना। तो आप बता दें 5,000 को दोनों जगह भेजना पड़ेगा या 5,000 को हम तोड़ेंगे? तो फील करें, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, एंड पे बोला करें एक दफा दोबारा, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो एंड पे आपने इसको तोड़ना है, 5,000 को तोड़ के टोटे टोटे करके कहाँ कहाँ डाल देना है इसको? पाकिस्तान की दुकान में और कनाडा की दुकान में। चलें जी शुरू करते हैं। नीचे सोल्यूशन है, सोल्यूशन पे आप लोगों ने चाती मार लेनी है, इसलिए इसको जो है वो चाता कर देते हैं। क्या हुआ? मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग, शायद क्या कहना चाह रहे हैं? चाती नहीं लगेगी? ओके चलें जी शुरू करें। एक तो जी ये पाकिस्तान में इनकम कमा रहे हैं, पाकिस्तान सोर्स इनकम, पाकिस्तान में कमाई गई इनकम। भाई उधर पाकिस्तान के पी नजर आ रहा है? पाकिस्तान का पी जी, एक भाई ने थर्ड रो में हाथ खड़े कर दिए हैं, बाकी शर्मीले बैठे हैं सारे। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम जी, इसकी सेल बोलें, सेल, पाकिस्तान की सेल 3 लाख। पाकिस्तान की सैलरीज एक ही दफा ले जाते हैं, दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। सेल्स कितनी? 3 लाख। सैलरियां बुकें कहते हैं आप लोग, कितनी? 10,000। और इसके अलावा एक और खर्चा होगा बिजनेस का। आपको पता है बिजनेस में खर्चे माइनस होते हैं, तो खर्चे बिजनेस के माइनस होंगे। ओके, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अभी मैं बात करता हूं। 3 लाख था और कितना था? 10,000। अच्छा जी, अब अगली इनकम जो है वो भाईजान की है फॉरेन सोर्स इनकम। कौन सी इनकम है जी? फॉरेन सोर्स इनकम। बोलें जी, सेल 7 लाख, सैलरीज कितनी? 7,000। अब कौन सा खर्चा बच गया? एडवर्टाइजमेंट नहीं, बोलो एडवर्टाइजमेंट। कौन सा खर्चा बच गया? एडवर्टाइजमेंट। इस 5,000 को रंग करना है पहले हमने, और रंग करके इसको थोड़ा सा इधर ले जाना है और थोड़ा सा इधर ले जाना है। क्लियर? ओके, ये ले तू भी कर ले, आजा, तू मुस्कुरा रहा था, देख ले इधर, आ जल्दी आना, कर ले जो करना है। ऐसे ऐसे में मजा आ रहा था, ऐसे ऐसे में, कैसे कैसे में, ऐसे ऐसे में मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो जाओ, ये देख लो मैंने आपके किए पे पानी फेर दिया। ओके चलें जी, अब एडवर्टाइजमेंट पकड़े, 5,000 पकड़ लिया एडवर्टाइजमेंट, 5,000 इसको साथ लेके जाएं, साथ लेके जाएं, 5,000 को साथ लेके जाएं जी। और कुछ? हाँ अच्छा यार ना किया करो ना ऐसे। एडवर्टाइजमेंट कितनी है जी? 5,000। एडवर्टाइजमेंट 5,000।
इसको हम तकसीम करने लगे हैं, इसको हम तोड़ने लगे हैं। प्रोबेबली हम ये अज्यूम करेंगे कि जिस दुकान की सेल ज़्यादा उसको जिस दुकान की सेल कम उसमें एडवर्टाइजमेंट कम डालो, और जिस दुकान की सेल ज़्यादा उसमें एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा डालो। ठीक है जी। जब खरबूजा घर में आता है तो आपको पता होता है बड़े भाई ने 3 4 5 तो क्या कहते हैं आप लोग उर्दू में से, हड़प कर जानी है। तो ये मोटा है, ये पतला है, तो ऐसे करें 3 लाख ये वाला लिखें इधर। ये काम आप बचपन में करते थे, इसको अपोर्शनमेंट कहते हैं। तीसरी क्लास के बच्चे को भी ले आएंगे तो शायद समझ आ जाए। 3 लाख को पकड़ें, 7 लाख को पकड़ें, ये दोनों दुकानों की सेल 5000 इधर इसी तरह लिखा रहने दें। 3 लाख को पकड़ें, 7 लाख को पकड़ें, 3 लाख को पकड़ें, 7 लाख को पकड़ें, ये दोनों दुकानों की सेल, और मल्टीप्लाई कर दें इस दुकान की सेल से, और मल्टीप्लाई कर दें इस दुकान की सेल से। क्लियर? अब जो जवाब आएगा वो 2 दफा आएगा, यानी 5000 टूट जाएगा, लेकिन 5000 टूटने के बाद भी टोटल 5000 ही रहेगा। कोई बोंगी नहीं मार देनी। 5000 टूटने के बाद टोटल 5000 ही रहेगा। जी कितना आ गया? 1500। कितना आ गया? 3500। 1500 जमा 3500 आजकल कितना आ रहा है? 5000। तो इसलिए ये 1500 का खर्चा है, ये 3500 का खर्चा है। तो टोटे टोटे कर दिए आपने 5000 के। ज्यादा टोटा आपने कहाँ डाला है? जहां पे ज्यादा सेल हो रही है, जहां पे ज्यादा सेल हो रही है। ओके, नोट कर लें साथ वाले के रजिस्टर पे, जल्दी करें। साथ वाले के रजिस्टर के शुरू में लिखते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जो खेलोगे कूदोगे गाड़ी भी नहीं मिलनी तुम्हें। गाड़ी मिल गई है खेलने वाले को? नहीं मिली, भाई कह रहे हैं खेलने वाले को गाड़ी नहीं मिली। अच्छा, ओके। ये ब्लैक शर्ट वाले भाई सेकंड रो में बैठ के मज़े से बातें कर रहे हैं। नोट कर लिया तो हाथ खड़ा कर दो। चलो आप कर लो बातें, खैर है फिर। ओके चलें जी, बोलें जी। पाकिस्तान से कितना कमाया इसने ओवरऑल? 288,500। और बाहर के मुल्क से कितना कमाया इसने? 689,500। नजर ना लग जाए कहीं। 689,500 जी। ये सब टोटल्स हो गए या ग्रैंड टोटल हो गया? सब टोटल हो गए। अब इनका टोटल करें। 978,000। ये इसकी टोटल इनकम है या टैक्सेबल इनकम है? पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, टोटल है टैक्सेबल है? ज़कात तो दी नहीं, तो फिर टोटल भी यही है और टैक्सेबल भी यही है, इसलिए मैं इसके साथ टैक्सेबल इनकम लिख रहा हूं। तो किस खर्चे को आपने पोर्शन कर दिया? एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को आपने पोर्शन कर दिया जी। ओके आ जाओ भाई इधर। ये देख लें जी, सॉल्यूशन में ये 5000 हमने पकड़ा था, और पकड़ने के बाद 1500 इधर डाल दिया और 3500 इधर डाल दिया। ऐसे किया हमने। 5000 पूरा माइनस हो गया 1500 और 3500 करके। तो 5000 को कहते हैं कॉमन खर्चा। क्या कहते हैं? कॉमन खर्चा। घर में केक आए तो अब्बू कहते हैं बेटा ये कॉमन चीज है, यानी सारे खा सकते हैं, सारे खा सकते हैं, कॉमन चीज है। ठीक है, क्लियर?
ओके अच्छा जी, अगला सवाल, एज्यूम ऑल द डेटा इन द क्वेश्चन इज सेम एज इन क्वेश्चन 1। अब पेपर में कुछ बच्चे हंस रहे होते हैं, 1 तो हमने किया ही नहीं, 2 इसलिए करने आए थे एक लाइन का। अच्छा, एज्यूम ऑल द डेटा इज सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सेप्ट दैट मिस्टर रियाज इज ए नॉन रेजिडेंट। इधर कौन था ये रेजिडेंट? रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है? पाकिस्तान सोर्स भी और, लेकिन अब ये एज्यूम करो बंदा क्या है, तो जो नॉन रेजिडेंट है उसकी सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल है? पाकिस्तान सोर्स इनकम। भाई ये रोजाना का रोजाना याद करते रहे, वरना आने वाले दिनों में टाइम नहीं मिलना। आने वाले आखिरी महीनों में तो सर खुजाने के लिए बंदा रखना पड़ता है। ओके अब जी सवाल ये है अगला कि जरूरत बराए स्टाफ नहीं, सवाल यह है कि खर्चे पोर्शन करने की जरूरत कहां कहां महसूस हुआ करेगी। खर्चे पोर्शन करने की जरूरत कहां कहां महसूस हुआ करेगी, तो वो महसूसमेंट आपने देखनी है आज। इसमें पहला सिनेरियो जिसमें खर्चे माइनस करने की खर्चे पोर्शन करने की जरूरत महसूस हुआ करेगी। पहला सिनेरियो साइड पे फेंक दें, डिलीट कर दें? ठीक है। अच्छा, खर्चे पोर्शन करने की जरूरत कहां कहां महसूस होगी? एक साहब है मिस्टर इंजमाम, वो कहते हैं कि जी मैंने जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे बिस्किट और बोतलों की दुकान खोली हुई है। ग्राउंड फ्लोर पे बिस्किट और बोतलों की दुकान खोली हुई है, तो ग्राउंड फ्लोर पे कौन सी इनकम कमा रहे हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस। और इंजमामुल हक ने इमरान खान को फर्स्ट फ्लोर किराए पे दिया हुआ है कि इमरान खान जब कभी आप इधर आया करें तो हमारे घर में रह लिया करें, लेकिन आपसे किराया लेंगे। तो इमरान ने कहा ये कौन सा हमारा घर हुआ, फिर तो ये तो अच्छा। तो अब इंजमाम कितने किस्म की इनकम कमा रहा है? 2 किस्म की। ग्राउंड फ्लोर से क्या कमा रहा है, इधर देख लें आए हुए, तो ग्राउंड फ्लोर से क्या कमा रहे हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस। और फर्स्ट फ्लोर में इसने क्या दिया हुआ है? घर किराए पे दिया हुआ है। क्लियर? अब भाईजान ये है खंबा, क्या है? खंबा। इस पे लगा हुआ है भाईजान बिजली का मीटर। क्या लगा हुआ है इस पे? बिजली का मीटर। अब ये जो बिजली का मीटर खंबे पे लगा हुआ है, तो ये तारें जो है वो इसके घर आ रही हैं। जब ये तारें इसके घर आ रही हैं तो मुझे बता दें कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2 मीटर अलग ना लगे हों बल्कि एक ही मीटर लगाओ? कभी कभी तो सब मीटर लगा लेते हैं ना अलग दोनों जगहों के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं एक ही मीटर लगाओ। अब जो मीटर पे बिजली का बिल आएगा, वो बिजली का बिल इस हेड के खर्चों में से माइनस करें या इस हेड के खर्चों में से माइनस करें, या बिजली के बिल को अपोर्शन करने की जरूरत महसूस होगी। कितना बिजली का बिल कहां माइनस करेंगे? जहां ज्यादा बिजली यूज हो रही होगी। एग्जैक्ट फिगर्स पता होंगी या कुछ ना कुछ अंदाजे ही लगाने पड़ेंगे? अंदाजे ही लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए बिजली के बिल को अपोर्शन करना पड़ सकता है। बिजली के बिल को अपोर्शन करना पड़ सकता है। किस किस हेड के दरमियान? इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के दरमियान बिजली के बिल को अपोर्शन करना पड़ सकता है। क्लियर? ये पहली जरूरत है जो आपको महसूस होगी, तो ये आप जो है वो नोट कर लें और खर्चे का नाम लिख लें बिजली का बिल। बिजली का बिल दोनों में पोर्शन करने की जरूरत महसूस होगी, क्योंकि 2 हेड्स की इनकम कमा रहे हैं ना। ये अभी जो हम पॉइंट पढ़ने लगे हैं सेक्शन 67 में, तो ये पॉइंट ए होगा उसका। 67 सेक्शन में पॉइंट ए होगा।
ओके, पढ़ें जी। वेयर खर्चा, खर्चे का दूसरा नाम डिडक्शन या एक्सपेंडिचर। वेयर एक्सपेंडिचर और डिडक्शन। अलाउंस भी इधर उसने लफ्ज़ लिखा हुआ है, असल में ये जो अलाउंस का लफ्ज़ है ना, ये वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बिजनेस के चैप्टर में जाके। फिलहाल आप बस इस लफ्ज़ को याद कर लें। तो वेयर एक्सपेंडिचर डिडक्शन रिलेट्स टू कमाना ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम। वेयर एक्सपेंडिचर, वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट टू कमाना ऑफ इनकम अंडर मोर देन वन हेड ऑफ इनकम। जहां आपको खर्चा कितने हेड्स ऑफ इनकम में इनकम कमाने के लिए हेल्प कर रहा है? 2 हेड्स ऑफ इनकम में इनकम कमाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हल देखें। येलो में मैंने आपके सामने मसला रखा है, स्काई ब्लू में इसका हल पेश करने लगा हूं। द खर्चा, प्यार से बोल रहे हैं ये आपने, द खर्चा शेल बी तोड़ो, थोड़ा सा बोले, शेल बी तोड़ो, द खर्चा शेल बी तोड़ो ऑन एनी मुनासिब बेसिस, ऑन एनी मुनासिब बेसिस। द खर्चा शेल बी तोड़ो ऑन एनी मुनासिब बेसिस। देखते हुए, क्या देखते हुए? द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटी। तो इधर देखें किस एक्टिविटी का साइज ज्यादा था, किस एक्टिविटी का साइज ज्यादा था। बाहर के मुल्क की सेल ज्यादा थी तो उसको हमने ज्यादा अपोर्शन किया था, और इधर पाकिस्तान की सेल कम थी इसलिए इसको हमने कम अपोर्शन किया था। तो आप जरा देखें अंग्रेजी क्या बनेगी। अगर चेहरा शरीफ ऊपर रखे हो, जो अटेंटिव नहीं है वो बूथा इधर करें जरा। वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट टू कमाना ऑफ इनकम अंडर मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, द एक्सपेंडिचर shall be apportioned, the expenditure shall be on any reasonable basis, on any considering the nature and size of activity। चलें याद कर लें इसको। where expenditure relate to more than one head of income, the expenditure shall be apportioned on any reasonable basis considering the nature and size of activity। ओके, अब हम मूव करते हैं पॉइंट बी की तरफ। फिर ए बी बाद में करेंगे। पॉइंट बी, एक साहब हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, यानी कोई जनरल स्टोर चला रहे हैं जहां बोतलें बिस्किट बेच रहे हैं, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनका जो है वो होम स्वीट होम है। फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? इनका घर है। अब बता दें, जो बिजली का बिल है, जब बिजली का मीटर लगा हुआ है, बिजली के मीटर से वाईफाई के जरिए बिजली आती है। अच्छा, तारें डालें जरा, 2-3 बंदे आए। ये तारें जा रही हैं, तार यहां से गुजर रही है, ऊपर वालों ने भी कुंडी डाली हुई है, नीचे वालों ने भी कुंडी डाली हुई है। तो अब ये जो बिजली का बिल आया है, तो ये बिजली का बिल दोनों में पोर्शन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्या दोनों जगह इनकम कमा रहे हैं या इनकम सिर्फ नीचे कमा रहे हैं? इनकम सिर्फ नीचे कमा रहे हैं। किस फ्लोर पे कमा रहे हैं? ग्राउंड फ्लोर पे इनकम कमा रहे हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे तो खुद रह रहा है, और ग्राउंड फ्लोर पे क्या कमा रहे हैं? इनकम कमा रहे हैं। अब बिजली के बिल को पोर्शन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? जो हजरात कह रहे हैं नहीं करना पड़ेगा वो होश के नेल लें,
वो होश के नेल लें जो जुमे को काट दिए हैं, होश के नेल लें। मिसाल के तौर पर सेल आपकी है दुकान की 70 और इसमें से आपको पता है सेल में से खर्चे माइनस होते हैं तो बिजनेस का प्रॉफिट निकलता है। तो इसमें मिसाल के तौर पर घर में 2 AC लगे हुए हैं, उनका बिल 2 रुपये या 2 लाख जो मर्जी समझ लें मोबाइल वाले भाई, और दुकान के ऊपर 3 AC लगे हुए हैं, उनका बिल 3 लाख रुपए। अब 70 लाख की सेल में से 2 लाख का घर का बिजली का बिल और 3 लाख का दुकान का बिजली का बिल माइनस करें और हुकूमत को कहें कि मैंने प्रॉफिट कमाया है 65, या हुकूमत कहेगी नहीं 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 काका ये तुम गड़बड़ कर रहे हो, घर के खर्चे बिजनेस की सेल में से माइनस नहीं हो सकते। जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी उन्होंने चंद दिनों से जो काउंटिंग पढ़ी है उन्होंने ड्राइंग का लफ्ज़ पढ़ लिया होगा। ड्राइंग तो घर के खर्चे होते हैं, ये बिजनेस के खर्चे नहीं होते। तो बता दें ये जो मैंने प्रॉफिट टाइप निकाला है ये प्रॉफिट हुकूमत को पसंद होगा या नापसंद होगा? नापसंद होगा। हुकूमत 2 रुपये को देख के क्या कहेगी? हुकूमत 2 रुपये को देख के कहेगी ये घर के खर्चे हैं, क्योंकि ऊपर सेल किसकी पड़ी है? दुकान की। तो दुकान की सेल में से सिर्फ किसके खर्चे माइनस होने चाहिए? दुकान के। तो 70 - 3 प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 68। तो अब 67, ओके कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझे, आप फिगर्स पे फोकस कर रहे हैं, क्या बच्चे हैं। तो 67 इसका प्रॉफिट आ गया, तो 67 पे ये टैक्स देगा। अब कैलकुलेशन सही हो गई है या अब गलत हो गई है? अब सही हो गई है। इसका मतलब है अगर मुझे 5 रुपए बिजली का बिल आया है, 2 × 3 5, तो 5 को मैं तोड़ूंगा, 3 और 2 करूंगा, लेकिन बिजनेस की सेल में से सिर्फ कितना माइनस करूंगा? 3 माइनस करूंगा। तो मेरा नहीं ख्याल इसके नोट करने की जरूरत है आपको, बस कॉन्सेप्ट देना मकसूद था। तो याद रखिएगा अगर कोई साहब घर का बिजली का बिल भी दे रहे हैं और दुकान का बिजली का बिल भी दे रहे हैं, तो बिजनेस की सेल में से क्या माइनस करने की इजाजत होगी? घर का बिजली का बिल माइनस करने की इजाजत होगी। कोई होश के नाखुन लें, खुदा का खौफ करें, घर की आवाजें आ रही हैं अंदर से, तो बिजनेस का बिजली का बिल माइनस करेंगे। सुबह सुबह बुलवा रहे हैं आप लोग। अब ये नोट करने के लिए मैंने टाइम नहीं देना, आप लोग पता नहीं इधर क्या देख रहे हैं, करें नोट इसको। सुस्ती की इंतहा है। पूरे मॉडल टाउन वालों में जो सुस्ती है वो इस क्लास में लाके डाल दी जाती है। ऊपर से अल्लाह के खजानों से सुस्ती आती है और लाके इस क्लास में डाल दी जाती है। चंद लोगों के अलावा बॉल पॉइंट हिलाते हुए भी टेंशन हो रही होती है। जी ऑनलाइन दूसरी जो क्लास में हाथ बांध के बैठे हुए लोग, हाथ बांध के ना बैठा करें भाईजान। आप खोल लिया उन्होंने हाथ, आप पीछे देख रहे हैं। ओके, अगर आपकी इजाज़त हो तो घर तक चलें। तो घर के खर्चे माइनस करने हैं या नहीं करने? नहीं करने। तो इसका मतलब है जब बिल आया करेगा, मिसाल के तौर पे बिजली का बिल आया 5 लाख रुपया, तो 5 लाख को किसी ना किसी बेस पे दोनों में क्या करना पड़ेगा? तकसीम करना पड़ेगा। तो यहाँ भी अपोर्शनमेंट की जरूरत होगी। और दुकान के खर्चे सिर्फ कौन से कंसिडर किए जाएंगे? पूरे 5 लाख या 5 लाख का टूटा हुआ हिस्सा? ट्राई करें बोलना, 5 लाख का टूटा हुआ हिस्सा। ओके पढ़ें जी, पहले मसला पढ़ें फिर उसका हल पढ़ें। मसला पीले से, वेयर, थोड़ी सी देर बाद साथ वाले को क्या करें? वेयर एक्सपेंडिचर, चले मैं बोल देता हूं, वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू कमाना ऑफ इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम, कमाना ऑफ इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम, किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हैं, एंड फॉर सम अदर पर्पस। अदर पर्पस इधर क्या था? अदर पर्पस था घर।
अदर पर्पस क्या था? घ। अब मसला पढ़ें और उसका हल पढ़ें। मसला क्या है जी? वेयर खर्चा रिलेट टू, वेयर खर्चा कमाना ऑफ इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम एंड फॉर सम अदर पर्पस। द खर्चा, क्या खर्चा? द खर्चा शैल बी थोड़ो, द खर्चा शैल बी on any मुनासिब basis considering the relative nature and size of the activity। तो नेचर और साइज ऑफ एक्टिविटी देख के खर्चे को क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए? बोलें इसके साथ क्या सलूक किया जाए? तोड़ दिया जाए, क्योंकि खर्चे को क्या करना पड़ेगा? इनमें तकसीम करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। अच्छा, ए और बी के दरमियान जगह रह गई हुई है ए बी की, क्योंकि लॉ में एक सिनेरियो है, इसका नाम क्या है? ए बी। बी भाईजान थोड़ा सा परा हो जाएं, क्योंकि ए बी आ रहा है। चलें जी, ए बी को इज्जत दें। कौन सा पॉइंट आ गया जी? ए बी। तैयार है? डब्बे में डब्बा, डब्बे में इनकम। या पढ़ लो या पढ़ लो। ग्राउंड फ्लोर पे भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है, और छत पे चारपाई डाल के सो जाते, घर कोई नहीं है इसका। अच्छा, तो ग्राउंड फ्लोर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है लोकल सेल, ग्राउंड फ्लोर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है लोकल सेल, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है एक्सपोर्ट सेल। कौन सी सेल? एक्सपोर्ट सेल। यानी कि ग्लव्स बनाता है ये, ग्लव्स। तो जो ग्लव्स ग्राउंड फ्लोर पे बनाता है वो पाकिस्तान में बेच देता है, ये जरा हल्की क्वालिटी के होते हैं, और जो ग्लव्स जो है वो ये फर्स्ट फ्लोर पे बनाता है, ये एक्सपोर्ट सेल कर देता है, क्योंकि ये उससे भी हल्की क्वालिटी के होते हैं। अच्छा, तो आप बता दें ये कितने किस्म की इनकम कमा रहा है? 2 किस्म की, बिजनेस में ही लोकल सेल भी और एक्सपोर्ट सेल। एक्सपोर्ट सेल का क्या मतलब है? बाहर के मुल्क में चीजें बेच रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको एक्सपोर्ट सेल की मिसाल दी है, ये हमारे सिलेबस की नहीं है। बी भाईजान बहुत जगह चाहिए हमें, आप प्लीज इधर से। अच्छा जी, ठीक है जी। यार ना बोला करना यार, सुबह सुबह बोला। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक्सपोर्ट सेल और लोकल सेल। अच्छा, ये जो लोकल सेल है ना, इसको हम डालते हैं टैक्सेबल इनकम में, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन वगैरह जमा करके, इसे लोकल सेल को हम डालते हैं टैक्सेबल इनकम पे। और टैक्सेबल इनकम में डालने के बाद आपको पता है हम टेबल 1 या 2 लगाते हैं। टेबल 1 या 2 लगाने का मतलब ये होता है कि अगर इस बंदे ने कोई भी सैलरी नहीं कमाई फिर तो शायद टेबल 1 ही लग जाएगा, लेकिन अगर सैलरी बिजनेस दोनों कर रहा है तो फिर देखना पड़ेगा कौन सा 75% वाला टेस्ट लगा के, तो टेबल 1 या 2 लगाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में, जो पाकिस्तान में सेल कर रहा है। लेकिन जो एक्सपोर्ट सेल है ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्सपोर्ट सेल यार ये फॉरेन सोर्स इनकम नहीं होती। फॉरेन सोर्स इनकम और एक्सपोर्ट सेल में फर्क होता है। अब फॉरेन सोर्स इनकम भी तो अभी हमने पढ़ी थी ना कनाडा में, वो तो हमारे सिलेबस में है। वो ये है कि आपने कनाडा में दुकान खोली हुई है, वो फॉरेन सोर्स इनकम होती है। एक्सपोर्ट सेल क्या होती है? पाकिस्तान में रहते हुए बाहर चीजें बेच रहे हैं, वो एक्सपोर्ट सेल है। तो हमारे सिलेबस में क्या नहीं है? एक्सपोर्ट सेल नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन इसकी मिसाल देने के लिए ये समझाना पड़ना था। एक्सपोर्ट सेल का जो रेट है ना, आप पढ़ा लो, एक बैच आपका भी लगवा देते हैं शाम को तारीख के बाद। अच्छा जी, तो टैक्स कोई नहीं यार, बोल लेते हैं, मुझे भी बोलने दिया करो फिर। अच्छा, तो एक्सपोर्ट सेल का टैक्स रेट 1% है मिसाल के तौर पे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका एक सेक्शन है 154, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक्सपोर्ट सेल का रेट 1% है, इसका मतलब है एक्सपोर्ट सेल पे टेबल 1 और 2
नहीं लगता। एक्सपोर्ट सेल पे टेबल 1 और 2, और जिस पर टेबल 1 और 2 नहीं लगता इसको हम आने वाले दिनों में कहेंगे फाइनल टैक्स की दुनिया। कौन सी दुनिया? इसका दिन आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। इसे नॉर्मल टैक्स की दुनिया कहते हैं, इसे नॉर्मल टैक्स की दुनिया कहते हैं। लेकिन ये कौन सी दुनिया है बोलें? फाइनल टैक्स की दुनिया। और यहां फाइनल रेट है कितने परसेंट? 1%। अब बात बढ़ गई थी, सादा सी बात आप सुन लें। अगर बिजली का बिल आएगा तो गेन दोनों दुकानों पे क्या करना पड़ेगा बोलें? अपोर्शन करना पड़ेगा। क्यों अपोर्शन करना पड़ेगा? क्योंकि इसके खर्चे यहां माइनस होने चाहिए ताकि प्रॉफिट तो पता चले ना ये चीज प्रॉफिट में जा रही है या नहीं, और इसके खर्चे यहां माइनस हो सकते हैं। यहां एसी कम चल रहे हो, यहां एसी ज्यादा चल रहे हो, तो जो रिलेटिव नेचर और साइज होगा एक्टिविटी का उसके मुताबिक हो सकता है किसी को खर्चे हम कम डालें और किसी को खर्चे ज्यादा डालें। अब ये बंदा कितने हेड्स ऑफ इनकम में इनकम कमा रहा था? ये दो किस्म की इनकम्स कमा रहा था। एक ये टैक्सेबल इनकम कमा रहा था। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सबको जमा करके टोटल उसमें से ज़कात माइनस होती है, फिर जो फिगर आती है उसे क्या कहते हैं? तो ये नीचे टैक्सेबल इनकम कमा रहे हैं और ऊपर टैक्सेबल इनकम नहीं कमा रहा, क्योंकि एक्सपोर्ट सेल में आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे ज़कात वगैरह भी माइनस करने की जरूरत नहीं होती। ये कोई फाइनल टैक्स टाइप दुनिया है, यहाँ टेबल 1-2 वाले रेट नहीं है। टेबल 1-2 वाले रेट तो आपको पता है शुरू ही 5% से होते हैं, और ये रेट तो ना होने के बराबर है। कितने परसेंट है? 1%। तो अब असूल ये बना, एक बंदा एक वक्त में टैक्सेबल इनकम भी कमा रहा हो और फाइनल टैक्स की इनकम भी कमा रहा हो, तो भी उसे खर्चों को क्या करना पड़ सकता है? अपोर्शन करना पड़ सकता है। नोट कर लो, ये ए बी है। भाई वो स्क्रीन पे जाके कहीं टच कराओ, वो गायब हो जाए। जरा स्क्रीन पे जाके कहीं भी टच कराओ, वो गायब हो जाएगा। करीब से ही काम कर लिया भाई। चलें जल्दी। ये जो लोग लेट आते हैं उनके लिए भाईजान ये इस चीज़ से बचें। लम्हों की खताती 6 महीने ने सज़ा पाई, तो इस चीज़ से आपने बचना है। तो लेट नहीं आया करना। और कुछ शहजादे ऐसे आते ही नहीं। जब से क्लासें शुरू हुई हैं एक छुट्टी नहीं की, हाथ खड़ा करें। जब से क्लासें शुरू हुई हैं छुट्टी कर लिया, हाथ खड़ा करें। यार कैसे हिम्मत, खड़े हो जाओ जरा। यानी कैसे कैसे बंदा छुट्टी कर लेता है बंदे? यानी कि इस वक्त आप 10:20 है ना, तो 10:20 हो तो बंदे को होल उठ रहे होते हैं, यार पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया होगा क्लास में बैठे हुए लोगों ने। 10:30 पे तो जो छुट्टी करता है उसकी जान निकलने वाली होती है, यार पता नहीं अब क्या क्या लुट मचा दी होगी उन्होंने। तो ये अच्छा चलें, अब मैं उनसे बात कर लूँ। अच्छा जी भाईजान, यार कैसे, ये मुझे भी जरा बताओ, हिम्मत आए मेरे में। मैं काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ छुट्टी करने का, लेकिन नहीं, वो कुछ बन नहीं रही तरतीब। कैसे हिम्मत कैसे करते हो? यानी जी इधर भी एक भाई थे। यार कैसे हिम्मत हो जाती है छुट्टी करने की? हाइब्रिड क्लास में माइक दे दें जिन्होंने छुट्टी किया उनको, हाथ खड़ा करें। हाँ, कैसे हिम्मत हो जाती है छुट्टी करने की? बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है इसके लिए। यार 102-3 बुखार में तो हम ऐसे ही आ जाया करते थे। अच्छा, माइक आपके पास है, वो बकर देना भूल गए थे। ओके यार ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आम लोगों का काम नहीं है ये छुट्टी करना। किसी बहुत ही कोई ख़ास लोग होते हैं ऐसे, बड़ा हिम्मत, जज्बा, जिगरा। जी मोहतरम। अच्छा जी, अब आप पढ़ें जी, मसला पढ़ें, उसका हल पढ़ें। वेयर खर्चा, होंठों से झड़े फूल। वेयर खर्चा रिलेट्स टू कमाना ऑफ इनकम ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इनकम फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। टैक्सेबल इनकम कौन सी हो जाएगी जी? टैक्सेबल इनकम हो जाएगी मेरे भाई लोकल सेल। और फाइनल टैक्स वाली कौन सी हो जाएगी?
एक्सपोर्ट सेल। कमाल लोग हैं आप। ठीक है जी, ये लोकल सेल हो जाएगी और ये एक्सपोर्ट सेल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये भाई खड़े हो जाएं, आप आखिर में जो बैठे हुए हैं खड़े हो जाएं, आप मुझे बताएं इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। रोज़ाना को रोज़ाना ये याद कर रहे हैं, और वो जो जज्बा था ना, इस दफ़ा टेक्स्ट तो शुरू से पढ़ना है, पहले दिन से याद करके लिख रहे हैं, रात को सोने से पहले सुना रहे हैं और सहरी के बाद भी सुना रहे हैं। सुना दें इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अंग्रेज़ी में। अगर उसके वालिदैन जिंदा है, पेपर मेरी ना असल में कल ही बात हुई थी, वो कहते हैं सब पेपर इंग्लिश में आने हैं। बताओ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। आप क्यों परेशान हो रहे हो? खड़े हो जाओ ना, परेशान हो उसके बारे में, खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं। हाँ, आप बता दो ऑथर के बारे में कुछ। क्या? सही बात है यार, अब नॉन मादरी ज़बान में पेपर आते हैं, मैं क्या करूं? किसी की मदर लैंग्वेज तो नहीं इंग्लिश? वो जो माएँ शादियों पे बच्चों करी होती हैं बिहेव, तो मदर लैंग्वेज इंग्लिश होती है। हाँ बोलो 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 जल्दी। अगर कोई ऑथर किताब लिखने में 24 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं, इसको जैसन की ज़बान में कन्वर्ट कर दो। जैसन की, जैसिका की ज़बान में कन्वर्ट कर दो। क्लिंटन की ज़बान में कन्वर्ट कर दो। भाई कह रहे हैं बाइडन, जी कह रहे हैं मेरा, बाइडन की ज़बान में कन्वर्ट कर दो। if author take book with him and run away। अच्छा, जी exceed 24 month। आगे it will be assumed that income is received in this year and preceding 2 years in equal। मुझे साथ ले जाना पेपर में, इधर आओ, हाथ आगे करो, कोई रिकॉर्डिंग उधर कर, उधर कर, चलो रहने दो। साथ वाले का हाथ पकड़ें, जानते हैं या नहीं जानते कोई मसला नहीं, सारे साथ वाले का हाथ पकड़ें, पूछें चाहते क्या हो। उसने जवाब दिया इन तिलों में तेल नहीं। आगे चलें जी। ए बी, चलें 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 चलें। और भाईजान साथ साथ पढ़ लें यार, खुदा के लिए, अब क्या कहा जा सकता है आपको। वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट टू कमाना ऑफ इनकम, कमाना ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम भी कमा रहे हैं, जैसे कि मोबाइल वाले भाई लोकल सेल हो गई, एंड इनकम फॉलोइंग अंडर, अब मेरी तरफ देख तो लो ना, देखा भी नहीं तूने मेरी तरफ, एंड इनकम फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। टैक्सेबल इनकम भी कमा रहे हैं और इनकम फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम भी कमा रहे हैं। फाइनल टैक्स रिजीम एक्सपोर्ट सेल जिसका रेट 1% है। तो क्या करें इसके बिजनेस के खर्चों को क्या करें? तो वही करें जो सबके साथ कर रहे हैं, इसके साथ अलग क्या करना है? द खर्चा शैल बी थोड़ो ऑन एनी मुनासिब बेसिस कंसीडरिंग द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटीज। ओके गाय, अच्छा चलें, हर गाय पेज नंबर 41 पे आए। अच्छा जी भाई, जिस चीज़ को भी हमने किया है इसको इसने फॉर्मूले में बदल दिया है, अगले सफ़े पे इसको इसने किस में बदल दिया है? फॉर्मूले में। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी शॉप के केस में हमने कैलकुलेशन कैसे की थी? हमने पकड़ा था 5000, डिवाइड किया था ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम और मल्टीप्लाई किया था ग्रॉस रिसीट फॉर आ क्लास ऑफ इनकम, यानी डिवाइड किया था हमने 3 लाख
जमा 7 लाख और फिर मल्टीप्लाई किया था हमने लाख और जवाब आ गया था 1500। तो अब देखें, हर सोए को उठाएं, अब फॉर्मूला देखें क्या बना। फॉर्मूला पाकिस्तान शॉप का खर्चा अगर मैं निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा? टोटल खर्चा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम्स, ऑल क्लास ऑफ इनकम्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर अ क्लास ऑफ इनकम मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर, ट्राई करें, फॉर अ क्लास ऑफ इनकम। तो ये नजर आ रहे हैं आपको और ये ऑल नजर आ रहे हैं आपको। तो क्या फॉर्मूला बना? एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर अ क्लास ऑफ इनकम। एक चीज बाहर आएगी, इसे क्या नाम देंगे? पाकिस्तान की दुकान का खर्चा। किसकी दुकान का खर्चा? पाकिस्तान की दुकान का खर्चा। कितने रुपए? 1500। नोट कर लें, NOT। कितना बड़ा एहसान करते हैं आप अपने ऊपर नोट करके। या आपके बच्चे चले चले नोट करें जल्दी। फखर के मेरे अब्बू ने सीए किया हुआ है। अच्छा चले 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 चले, ज्यादा दूर तक ना जाएं। अब्बू कहेगा टेम्पटा ना पूछ। नहीं 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 नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। आप लोग इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में हाथ करें, इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में। भाई ये फुल टाइम का काम है बस, ये याद रख लें, सब कुछ छोड़ छाड़ के करना पड़ता है। ओके ये ग्रॉस रिसीट क्या? .3 पढ़ लें, .3 पहले। एनी कॉमन एक्सपेंडिचर, एनी। अच्छा ये कॉमन एक्सपेंडिचर कौन सा है? कॉमन कौन सा है? ये सैलरीज कॉमन है या एडवर्टाइजमेंट कॉमन है? भाई इधर देख लें, अगर आए मैं तो बातें क्यों कर रहे हैं? इतनी देर से मैं इग्नोर कर रहा हूं। अच्छा मुझे बता दें कि सैलरीज कॉमन है या एडवर्टाइजमेंट कॉमन है? कॉमन वो होते हैं जिसे तकसीम करना पड़े, तो कॉमन कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज कॉमन। तो एनी कॉमन एक्सपेंडिचर, एनी कॉमन डिडक्शन, एनी कॉमन अलाउंस विच रिलेट्स टू बिजनेस इंक्लूडिंग प्रिजम्पटिव, इंक्लूडिंग प्रिजम्पटिव। भाई प्रिजम्पटिव का मतलब फाइनली होता है, प्रिजम्पटिव का मतलब फाइनली होता है। साथ वाले चाचू में आगे लिखा हुआ है, चलें। इंक्लूडिंग प्रिजम्पटिव जिसका मतलब क्या होता है? फाइनल। एंड इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम। अगर एग्जेम्प्ट इनकम की आप मिसाल चाहते हैं तो वो भी देख लें मिसाल के तौर पे। एग्जेम्प्ट इनकम की मिसाल, एक साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूँ, अमरूद काश्त कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किसी को घर किराए पे दिया हुआ है और ये मेरा अपना घर है, लेकिन खंबे से जो बिजली की तार आ रही है वो एक ही आ रही है। अब जाहिर बात है एग्रीकल्चरल में भी कभी कभी मशीनें वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती है, जनरेटर ऑन करना पड़ता है, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर भी बिजली इस्तेमाल होती है। तो भी इसको खर्चे को क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। या हो सकता है इधर इसने करियाने की दुकान खोली हो, जनरल स्टोर खोला हो, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा होगा। तो ऐसी सूरत में खर्चे को कितनी जगहों पे अपोर्शन करना पड़ेगा? 3 जगहों पे अपोर्शन करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये किसकी मिसाल आपको दे दी? एग्जाम इनकम की। तो ये एक और जगह आ गई जहां जरूरत महसूस हो सकती है आपको खर्चे अपोर्शन करने की। या एक मजदूर है, काम करने के लिए रखा हुआ है, वो मजदूर एग्रीकल्चरल का भी काम करता है, दुकान पे भी सफाई करता है और घर में भी सफाया करता है। तो अब ये जो मजदूर ने तीनों जगह पे आके काम किया, तो इसके खर्चे को भी क्या करना पड़ेगा? तीनों जगह अपोर्शन करना पड़ेगा। तो एग्जेम्प्ट इनकम की मिसाल लिख ली, जो साथ वाला लिखने से शर्मा रहा है। जी हेड्स डाउन नहीं करने दूसरी क्लास में किसी ने। चलें जी आगे चलें।
पढ़ें। एनी कॉमन एक्सपेंडिचर, एनी कॉमन डिडक्शन विच रिलेट टू बिजनेस इंक्लूडिंग फाइनल इनकम यानी एक्सपोर्ट सेल इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम शेल बी एलोकेटेड टू ईच क्लास ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फॉर्मूला। ये हर क्लास में डिवाइड किया जाएगा किस फॉर्मूले के मुताबिक? फॉलोइंग फॉर्मूले के मुताबिक। क्लियर? अच्छा, ये ग्रॉस रिसीट का लफ्ज यूज हो रहा है बार बार। ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस रिसीट मैंने बताया था ऐसे पैसे होते हैं जिनमें से भी खर्चे माइनस नहीं हुए। हॉस्पिटल के लिए ग्रॉस रिसीट होगी जो पेशेंट से उन्होंने इलाज के पैसे लिए। कॉलेज के लिए ग्रॉस रिसीट होगी जो स्टूडेंट से फीस ली। और दुकानदार के लिए ग्रॉस रिसीट होगी जो बोतल बेच के पैसे आए। तो ग्रॉस रिसीट इसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लें, सेल के आगे ग्रॉस रिसीट सेल को कहते हैं। तो किस बुनियाद पे अभी हमने पोर्शनमेंट की थी? सेल की बुनियाद पे। सेल से क्या मुराद थी? ग्रॉस रिसीट। तो भाईजान सेल को कहते हैं ग्रॉस रिसीट। पंगे ना लिया करें, ये वाला कैमरा भी देख रहा है। अच्छा, तो ये कौन सी रिसीट है हजरात? ग्रॉस रिसीट। ग्रॉस रिसीट क्या होती है? ग्रॉस रिसीट्स आर रिसीट्स विदाउट डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। ग्रॉस रिसीट एक ऐसी रिसीट है जिस तक पहुंचते हुए क्या माइनस नहीं हुए होते? खर्चे माइनस नहीं होते। यानी कि हमने छोटा सा करके बड़ा सा लिख लिया, इससे मुराद सेल है। इससे मुराद क्या है? सेल है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? कोई क्लास का हीरा बताए। एनी एक्सपेंडिचर्स डेट इज इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास शैल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। भाईजान ये कॉमन की बात नहीं हो रही, ये कॉमन के अलावा वालों की बात हो रही है। ये सैलरीज की बात हो रही है, ये सैलरीज की बात हो रही है। एनी एक्सपेंडिचर डेट इज इनकर्ड फॉर अ क्लास shall be allocated to that class। आप देखें इधर, any expenditure 10,000 रुपए that is incurred for a class shall be allocated to that class। any expenditure 7,000 रुपए that is incurred for a class shall be allocated to that class। याद करें जरा साथ साथ, any expenditure incurred for a class shall be allocated to that class। okay guy? अच्छा जी, होए 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 होए, ये क्या है जी? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो पैरास के नाम है उन्हें सेक्शन कहते हैं। एक साल बाद जरूरत महसूस हुई कि इनकम टैक्स रूल्स बनाए जाएं। इनकम टैक्स रूल्स आए थे 2002 में। इनके अंदर जो पैराज हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूल्स। तो जो चीज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने 2001 में वाजे नहीं की थी उस चीज़ को रूल्स में डाल के 2002 में वाजे कर दिया गया। मिसाल के तौर पर आप अगर देखें तो पेज 40 पर लिखा हुआ है सेक्शन 67। पेज 40 पे क्या लिखा हुआ है? तो सेक्शन मेरे भाई लिख लें, इनकम टैक्स में होते हैं, रूल्स में नहीं होता। सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। सेक्शन कहां होते हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। सेक्शन 67 लफ्ज नजर आ रहा है आपको? अच्छा, और अगले सफे पे है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किस साल आया था? तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या होते हैं? सेक्शन। और ये रूल 13 क्या है? ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है या ये इनकम टैक्स रूल्स में होगा? ये लिख लें, इनकम टैक्स रूल्स कोई अलग किताब है, उस किताब का हिस्सा है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किताब 2001 में आई थी, उसमें सेक्शंस थे, और इनकम टैक्स रूल्स की किताब 2002 में आई थी, उसमें क्या थे? रूल्स थे। तो आई होप अब ये नोट करने की जरूरत नहीं, पर अगर किसी ने करना है तो कर सकता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था, उसमें क्या थे?
और इनकम टैक्स रूल्स 2002 में आया था, उसमें क्या थे रूल्स। जाएं आप अपनी ज़िंदगी के रूल्स से खेलें।